नमस्कार दोस्तों, मैं सतबीर सिंह अपने YouTube के भारत लिंक ग्लोबल चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने इनेलो की बागडोर अपने हाथ में ली है ना, उसी टाइम से यानी उसी दिन से अभय सिंह चौटाला जी बहुत एक्टिव हुए हैं। पहले तो उन्होंने जो फेडअप कार्यकर्ता हो चुके थे काफ़ी लंबे टाइम से, जो इनेलो का शासन नहीं आया था, और फिर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी भी थोड़े निष्क्रिय थे, और तो इस कारण से फेडअप हो गए थे जो अच्छे कार्यकर्ता थे। तो पहले तो अभय चौटाला जी ने उनको एक्टिव किया, और फिर उसके बाद संगठन का निर्माण किया, और संगठन में भी जिम्मेदार लोगों की उन्होंने ड्यूटी लगाई, और उसका नतीजा भी आया। इसके अलावा उन्होंने जो दूसरी पार्टियों के जो अच्छे कार्यकर्ता थे, विशेष रूप से जो कांग्रेस के थे, उनको कांग्रेस से तोड़ के ना अपने इनेलो के अंदर शामिल किया। तो इससे भी उनका जो ग्राफ हो धीरे धीरे बढ़ने लगे, और लोग भी उनको सोचने लगे कि भाई सीरियस वो है और अच्छा काम करने लग रहे। तो इनेलो की दिन प्रतिदिन जो उपलब्धि थी या फिर उसका ग्राफ था वो बढ़ने लग रहा था। और अभी जो 3 दिन पहले जो अभय सिंह चौटाला जी ने उसी के दम पर जो अपने कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने बनाई, जो बढ़ाए, उसी के बेस पे उन्होंने जो देवीलाल जी के 112वें जन्मदिन के ऊपर रोहतक में रैली की। अब क्योंकि रोहतक के भूपेंद्र हुड्डा जी का गढ़ है, तो इसलिए उन्होंने इस चीज को रोहतक चुना, जो कि उनका एक अच्छा कदम था। तो इस रैली के अंदर दोस्तों पूरा हरियाणा था ना, जो वो ये सोच रहा था कि वो उनको प्रतीक्षा थी कि अभय चौटाला जी जो मेहनत करने लग रहे हैं और आगे इसको कैसे लेके जाएंगे, उनकी कार्य रेखा क्या रहेगी, रूपरेखा क्या रहेगी, कैसे काम करेंगे, तो वो उसके बारे में बताएंगे। तो इसलिए जो लोग थोड़े सीरियस किस्म के थे, जो राजनीति में थोड़ा रुचि भी रखते हैं, और जो ये भी देखना चाहते हैं कि भाई उनको कैसे काम करेंगे, क्या होगा, वो भी उनको सुनने के लिए आए थे। तो कुल मिलाकर खैर वो रैली तो काफ़ी अच्छी थी। लेकिन ये है कि जो अभय सिंह चौटाला ने इसमें जो भाषण दिया ना, वो उसमें उतना ज़्यादा हम नहीं कह सकते कि उतना ज़्यादा प्रभावी था। उसमें उन्होंने ये तो बताया कि मैं अपराध को कम करूंगा, भ्रष्टाचार को कम करूंगा, बेरोजगारी वो करूंगा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक लाइन में ये खत्म कर दिया कि जिस दिन मेरी सरकार आएगी, मैं एक ही कलम से भ्रष्टाचार को और अपराध को और बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा। तो ये दोस्तों, ये थोड़ा सा बात ऐसी लगी कि जो जमने वाली नहीं थी। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसे वो हैं जो एक कलम से खत्म नहीं हो सकती। इनके लिए लंबी चौड़ी रूपरेखा चाहिए, इनके लिए रोड मैप चाहिए, यानी विजन चाहिए कि भाई किस किस तरीके से इनको खत्म किया जाएगा। अगर वो इस अपने भाषण के अंदर, इस रैली के अंदर ये बताते कि भाई मैं अब भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा तो उसके लिए क्या रूपरेखा बनाऊंगा, क्या काम करूंगा, अपराध को खत्म करूंगा तो उसके लिए क्या रूपरेखा रहेगी, और बेरोजगारी जो आज सबसे ज्यादा नंबर 1 हरियाणा बेरोजगारी में है, वो बच्चों को रोजगार दूंगा तो कैसे रोजगार दूंगा, अगर वो ये बताते तो मैं समझता था कि इस रैली का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता। और जो लोग थोड़ा अभय चौटाला जी को दबंग टाइप में मानते, वो भी सीरियस लेते इनको। और ये मतलब ये समझ लीजिए कि अगर वो अपना रोड मैप बताते, विजन बताते, तो आज ही इस रैली के अंदर ही हरियाणा की जो जनता है उनको एक तरह से मुख्यमंत्री का दावेदार बना देती, और बगैर किसी के दूसरी पार्टी के सहयोग के या बगैर किसी की बैसाखी के वो अकेले इतना अपने दम पे बहुमत हासिल कर सकते थे। इतना कुछ लोगों के उनको मतलब विश्वास हो जाता उनके ऊपर। खैर दोस्तों, इसमें मुझे लगता है कि या चौटाला जी के पास कार्यकर्ता तो हैं, एनर्जेटिक कार्यकर्ता हैं, दमदार कार्यकर्ता हैं, लेकिन शायद मुझे लगा कि थिंक टैंक की कमी है। थिंक टैंक का मतलब ये है कि वे एडवाइजर जो हर सब्जेक्ट में एक्सपर्ट होते हैं, रूपरेखा बनाने में एक्सपर्ट होते हैं, सरकार को या नेता को सलाह देने में एक्सपर्ट होते हैं, और वो किसी चीज़ के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनकी शायद कमी है। इसलिए मुझे लगता है कि शायद इस मामले में अभय चौटाला जी है वो होमवर्क नहीं कर पाए। अगर वो इन चीज़ों को कर लेते तो वो होमवर्क कर लेते और उनको रूपरेखा पब्लिक को बता देते, तो ये बहुत ही बढ़िया रहता। लेकिन खैर चलो, नहीं बताया तो कोई बात नहीं। अभी तो क्योंकि 4 साल हैं, 4 साल में वो हो सकता है अगली रैली में या और कहीं इस चीज़ के ऊपर विचार करे और बता दे, जो कि हरियाणा के लिए भी फायदेमंद रहेगा और इनेलो के आने वाले समय के लिए भी फायदेमंद रहेगा। वैसे तो अभी 4 साल हैं, लेकिन जिस हिसाब से पार्टी फर्श पे जा चुकी थी, उस हिसाब से वो उनको उठाने लग रहे हैं। उसमें लगता है मुझे कि 4 साल का टाइम ज़्यादा नहीं है, और वो उसमें 4 साल लग जाएंगे, लेकिन पार्टी को वो इस लेवल पे ले जाएंगे। आगे लोगों की उम्मीद की किरण है, वो लोगों को अभय चौटाला जी नजर आए। लेकिन खैर, हमारा टॉपिक ये था दोस्तों कि जो उन्होंने कहा था रैली के अंदर कि मैं एक कलम से भ्रष्टाचार को, अपराध को, बेरोजगारी को खत्म कर दूंगा, उसके ऊपर डिस्कस करना था।
तो जैसी हमारी थोड़ी बहुत सोच है, जैसे हमने स्टडी किया या होमवर्क किया, उसी के आधार पर मैं अपने भारत लिंक ग्लोबल के दर्शकों को या परिवार के सदस्यों को बताना चाहूँगा, थोड़ी चर्चा करना चाहूँगा कि अगर अभय सिंह चौटाला जी इन चीज़ों के ऊपर विचार करें तो हरियाणा की काफ़ी कुछ समस्याएं खत्म हो सकती है और वो रोड मैप है वो बन सकता है, तैयार हो सकता है, एक विजन तैयार हो सकता है। मैं बताता हूँ कैसे। अब सबसे पहली बात है दोस्तों भ्रष्टाचार की। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार 3 सब्जेक्ट उठाए, भ्रष्टाचार, अपराध और बेरोजगारी। तो अब भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए या कम करने के लिए दोस्तों मैं एक थोड़ा उदाहरण देना चाहूँगा। ये बात है लगभग 2003 या 4 के आसपास की। उस टाइम पे हरियाणा के अंदर इनेलो का ही राज हुआ था, जो ओम प्रकाश चौटाला जी थे वो मुख्यमंत्री हुआ करते। तो भूपेंद्र हुड्डा जी रोहतक की चौधर लाने के लिए संघर्षरत थे, मतलब वो प्रयास करने लग रहे थे और वो अपने उसमें कामयाबी हुए। तो एक बार उन्होंने पैदल यात्रा की, पद यात्रा जींद से लेके न और दिल्ली के वोट क्लब तक या रामलीला ग्राउंड तक वहाँ तक की थी, मतलब जींद से दिल्ली तक की पद यात्रा की थी। तो जब वो बादरगढ़ पहुंचे तो मैं उनकी उसको जनसभा लगा लीजिए या जलसा लगा लीजिए, उसको कवर करने के लिए पहुंचा। तो खुद मैंने अपने कानों से सुना कि भूपेंद्र हुड्डा जी ने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। तो एक ने पूछा जी कैसे? बोले सबसे पहले तो जो अधिकारी रिश्वत लेता है ना उसको तो मैं बाद में देखूंगा, लेकिन जो देता है ना पहले उसको अंदर करूंगा, जेल के अंदर। अब दोस्तों ये देखिए कि एक तो ये अधिकारी या सरकारी कर्मचारी आम आदमी को रिश्वत लेने के लिए मजबूर करते हैं, उनकी फाइलों को दबा लेते हैं, जब तक वो पैसे नहीं देते तब तक उनके काम नहीं करते। और जब मजबूर होकर कोई पैसा देता भी है तो भूपेंद्र हुड्डा जी कह रहे थे कि पहले तो उसको अंदर करूंगा जो शिकायत करेगा। अब ये बताइए, एक तो उसके पैसे गए और फिर ऊपर से वो शिकायत करेगा तो जेल हो जाएगी। तो वो अधिकारी तो अपने आप बच गया, वो सरकारी कर्मचारी तो अपने आप बच गए, वो करेगा नहीं, शिकायत वो कर नहीं पाएगा और वो उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। तो ये मेरे हिसाब से तो ये भ्रष्टाचार को बढ़ाने का तरीका था, घटाने का तरीका नहीं था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि कोई भी सरकार है ना, वो भ्रष्टाचार के जो अधिकारी, भ्रष्टाचारी अधिकारी होते हैं वो पैसे की कलेक्शन करते हैं, ठीक है, वो अपने पास रखते हैं, लेकिन वो सरकार तक भी पहुंचाते हैं। अभी जैसे अभय चौटाला जी ने कहा था कि अभय चौटाला जी नहीं, शायद कि पश्चिम बंगाल के, मध्य प्रदेश के कहाँ के वो थे, नेता थे, अर्जुन सिंह या क्या नाम था उनका, उन्होंने कहा था कि ये भूपेंद्र हुड्डा जी हर महीने 500 करोड़ रुपए सोनिया गांधी को दिया करते। तो ये कहाँ से पैसा आया करता अगर वो सच से मामला तो वो पैसा ऐसे ही अधिकारी तो इकट्ठा किया करते ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भ्रष्ट अधिकारियों से तो सरकार चलती है, तो फिर वो खत्म कैसे होंगे? लेकिन फिर भी अगर अभय चौटाला जी इस मामले में सीरियस हैं तो सबसे पहले उनको ये करना पड़ेगा कि जो मजबूर होकर पैसे देता है, रिश्वत के पैसे देता है, उसको सेफ रखा जाए और जो लेता है उसके ऊपर कार्रवाई हो। और इसमें एक टेक्निकल पॉइंट हो रहा है कि कई बार जो रिश्वत की राशि होती है ना वो लाखों में होती है और वो जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता वो पैसे कोर्ट में जमा होते हैं, तो उसका तो वैसे भी नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो जितनी रिश्वत दी गई है वो उसको वापस मिले और कार्रवाई होनी चाहिए भ्रष्ट अधिकारी के ऊपर, देने वाले के ऊपर नहीं, तब तो इसका समाधान हो सकता है। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि भ्रष्टाचार के ऊपर कोई समाधान हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है अपराध की। तो दोस्तों सॉरी, तो दोस्तों मैं समझता हूं कि अपराध बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं? क्योंकि सबसे पहली बात तो अपराध को रोकने के लिए पुलिस होती है, संघर्ष करती है पुलिस उनको अरेस्ट करने के लिए। वो पुलिस की वैकेंसी इतनी ज्यादा है कि पुलिस नई भर्ती करती ही नहीं सरकार उसमें, और उनको दे रखे हैं या तो ये रिटायर फौजी हैं, बूढ़े फौजी, एसपीओ के नाम से वो 20-20 हजार रुपए के, 18-18 हजार रुपए वो लगा रखे हैं। वो करते हैं 8 घंटे की नौकरी। जब 7.5 घंटे पूरे हो लेते हैं तो वो अपने ड्रेस व्रेस, घर के कपड़े पहनकर चलने के लिए तैयार हो लेते हैं। कितना इंपॉर्टेंट काम हो वो अपने उसको छोड़ के चले जाता है। कोई पुलिस अधिकारी उनको कहता है ये काम करना है तो उसको मना कर देते हैं। ज्यादा दबाव आता है तो वो ये कहते हैं जी 20 हजार रुपये में इतना ही होगा, अपनी मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ। तो उनको कह भी नहीं सकते, कहने का मतलब ये। और दूसरा फिर अब जो हरियाणा सरकार ने किया है कि ये होमगार्ड वाले एक बार बताइए 20-25 हजार रुपए की नौकरी करने वाले इतने बड़े अपराधियों को, होमगार्ड की जो ड्यूटी थी हरियाणा के अंदर सबसे निकट ड्यूटी मानी जाया करती कि उसको तो कोई भी कर सकता है, कमजोर हो, अनपढ़ हो, कोई भी हो। और अब वो पुलिस में भर्ती कर दिए तो वो पुलिस में 25 हजार रुपये के लिए, 20 हजार रुपये के लिए क्यों अपराधियों के पीछे भागकर अपनी जान जोखिम में लगाएंगे? तो सबसे पहले अगर अपराध रोकने हैं तो पुलिस की जितनी रेगुलर भर्ती हैं
वो जितनी वैकेंसी है वो वैकेंसी पूरी करनी पड़ेंगी। और जितनी आज के दिन रेशो है, आज कुल मिलाकर अगर वो वैकेंसी भर भी दी जाए तो भी पुलिस की संख्या इतनी कम है कि वो जितनी अपराध बढ़ रहे हैं, जितने अपराधियों की संख्या बढ़ने लग रही है, उस हिसाब से बहुत कम है। तो मेरे हिसाब से कम 10 गुना अगर बढ़ाती है पुलिस की संख्या बढ़ती है तो अपराध पर कंट्रोल हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। चलिए खैर दोस्तों, दूसरा फिर ये कि आज अपराधियों को मिलता है राजनीतिक संरक्षण। ऐसे बहुत से नेता जिनके पास बड़े बड़े गैंगस्टर है वो वहाँ बैठे रहते हैं उनके पास, और जो पुलिस वाला जाता है तो पहले तो उसको दुआ सलाम करनी पड़ती है, अपना काम करवाना पड़ता है, तब नेताजी उस गैंगस्टर के कहने से पुलिस वाले का काम करते। तो ऐसे गैंगस्टरों को क्यों पुलिस वाले पकड़ेंगे? तो सबसे पहले तो इस चीज़ की रोक लगानी पड़ेगी कि किसी भी नेता के पास अगर कोई अपराधी मिला तो सबसे पहले तो उसी की विदाई की जाएगी। अगर ये इस तरह के रूल अभय चौटाला जी बताते हैं और वो कर देते हैं तो मैं समझता हूँ कि अपराध पर रोक लग सकती है, काफ़ी हद तक रोक लग सकती है। अब रही बात बेरोजगारी की दोस्तों, तो बेरोजगारी के लिए दोस्तों कि ये देवीलाल जी ने एक योजना बनाई थी काम के बदले अनाज, वो मुझे आज तक की सबसे बेस्ट लगी। क्यों? क्योंकि अनाज की जरूरत तो हर किसी को पड़ती है, और उसमें उन्होंने ये कर रखा था भाई अपने ही गांव के अंदर काम करो, अपने खेतों तक रास्ता बनाओ, उसकी फेरनी गांव के चारों तरफ फेरनी है उसका ऊंचा करो उसको, या फिर तालाब की खुदाई करो, जो अपने गांव के डेवलपमेंट के काम करो और उसके बदले में अनाज मिलेगा। तो बहुत लोकप्रिय योजना थी वो। और आज क्या हो रहा है, सरकार जो अनाज लेती है ना, उनको ये नेता मिली भगत से वो 1 साल के बाद तो पुराना हो जाता है, फिर उसको सड़ा देते हैं, और ये नहीं कि उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। इस तरह की योजनाएं क्यों नहीं लेके आती सरकार? क्योंकि सरकार के अंदर जो ठेकेदार हैं और जो बिजनेसमैन हैं जो शराब का काम से जुड़े हुए हैं, जान पूछ के अनाज के बदले में काम की योजना इसलिए नहीं लेके आते कि उस अनाज को सड़ा देते हैं और फिर 10-10 पैसे प्रति किलो के हिसाब से शराब की फैक्ट्रियों में वही गेहूं चला जाता है, जिसको कि सरकार हर साल खरीदती है इमरजेंसी के लिए, कि कहीं कोई इमरजेंसी आ जाए तो इस गेहूं से वो किया जा सके। जबकि ऐसी इमरजेंसी आज से तो कोई आई भी नहीं है, और अगर आ भी जाती है तो विदेशों से मंगवाया जा सकता है या फिर थोड़ा रिजर्व में रख सकता है। लेकिन ये काम के बदले अनाज योजना ये बहुत बढ़िया है। अगर अभय चौटाला जी इस योजना को लागू करने का प्रयास करते हैं तो ये बहुत बढ़िया योजना रहेगी। दूसरा फिर ये है कि आपको याद होगा कि ये मुकेश अंबानी ने एक SEZ योजना चलाई थी हरियाणा के कांग्रेस टाइम की सरकार में। उसने लाखों एकड़ जमीन हरियाणा के अंदर SEZ के नाम से हड़प ली, एक तरह से बहुत सस्ते रेट में ले ली और कुछ भी नहीं किया, और बैठे बैठाए आज उसी जमीन को करोड़ों रुपए के रेट प्रति एकड़ हो रहे हैं वो, जबकि वो काम आई नहीं, किसी भी न किसी गांव में काम आई, न हरियाणा के लिए काम आई, न और कहीं काम आई। तो अगर अभय चौटाला जी ये कहते हैं कि भाई ये SEZ की जमीन या तो मुकेश अंबानी के सामने कंडीशन लगाई जाएगी कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना कोई ऐसा उद्योग लगाए जिसमें कम से कम 20-30 हजार बच्चों की रोजगार मिले, तब तो इसको SEZ को रहने दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि जमीन उनके पास है ही अवेलेबल, तो उद्योग लगाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिए, सरकार लाइसेंस दे ही देगी उद्योग चलाने के लिए। और अगर वो नहीं चलाते तो वो SEZ की जो जमीन जो मुफ्त में लूटी हुई थी हरियाणा के किसानों से, उसको वापस ले और वापस लेकर ना पैसे सरकार दे दे, और वो जो जमीन है ना वो उन किसानों को वापस कर दी जाए। अगर ये घोषणा अभय चौटाला जी कर देते हैं तो मैं ये समझता हूँ कि तहलका मच जाएगा हरियाणा के अंदर, और मुकेश अंबानी को उन इंडस्ट्री लगानी पड़ेंगी, उद्योग धंधे उसमें फैक्ट्री वगैरह लगानी पड़ेंगी, और उससे बच्चों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जो गरीब बच्चे हैं, ठीक है काम के बदले अनाज योजना वो तो परिवार में होती है, लेकिन अगर ये आजकल इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं हर एक शहर के अंदर जिसमें MBA, BCA, BBA, MBA इस तरह के कोर्स चले हुए हैं, तो वो उनकी फीस लेते हैं, और वो फीस है ना वो दिखाने के लिए तो ये करते हैं भाई हम सीधे यूनिवर्सिटी के नाम से चेक बनवाओ, जबकि हकीकत में बच्चे को ये पता नहीं होता कि वो यूनिवर्सिटी 80% उनको डिस्काउंट देती है। सेंटर वालों को जो चेक जमा करवाते हैं उनको वापस करती है, वो तो मात्र 10 से 15% या 20% ही लेती है यूनिवर्सिटी, बाकी तो उनको दे देती है। अगर हमारे सरकारी स्कूलों में हर एक गाँव के अंदर 1-1, 2-2 टीचर एक्स्ट्रा लगा दिया जाए, और वो MBA की, BBA की, BCA की, MCA की या इस तरह के जो
कॉम्पिटिटिव कोर्स हैं उनकी क्लास अगर स्कूलों में शाम को लगा दी जाए और सरकारी स्कूल टीचर लगा कर उनको मुफ्त में कर दिया जाए तो बच्चों को बहुत ज़्यादा मुफ्त में कोर्स करने को मिल जाएंगे, मुफ्त में वो ट्रेंड हो जाएंगे और वो फिर किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी में वो रोजगार हासिल कर सकते हैं। आधे तो गरीब बच्चे उस कोर्स को कर भी नहीं पाते, भले ही वो कितना ही सस्ता हो या कितना ही वो अच्छा कोर्स हो, लेकिन पैसे नहीं होते हमारे गरीब किसानों के पास या जो दूसरे गरीब मजदूर हैं या SC BC समुदाय इनके पास पैसे हैं नहीं। तो अगर वो मुफ्त योजना कर दी जाए तो बिल्डिंग तो हर गाँव के अंदर है, हर गाँव में अच्छे स्कूल हैं, उसी स्कूलों में क्लास लगा दी जाए तो ये बहुत बढ़िया हो सकता है बेरोजगारी दूर करने के लिए, और इससे अच्छा और कोई हो भी नहीं सकता। दूसरा फिर ये है कि सरकार खुद इंडस्ट्री लगाए और उसको कंपटीशन के अंदर डाले कि अब ये प्राइवेट फैक्ट्रियों वाले हैं, मालिक हैं, ये भी तो प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट तो सरकारी उद्यम जो प्रॉफिट में चल रहे हैं उनको भी बेचने लग रही है, पैसों को पता नहीं कहाँ खा रही है या लगा रही है या उड़ा रही है, क्या करे पता नहीं, लेकिन सरकारी उपक्रमों को बेचने लग रही है। अगर सरकारी उपक्रम लगाए जाएं और उनमें सैलरी की बजाय प्रॉफिट शेयरिंग की जाए कि भाई काम करोगे प्रॉफिट करोगे तो वो सब में बांट दिया जाएगा, तो मेरे हिसाब से उस चीज़ का भी पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा बेरोजगारी दूर करने के लिए। ऐसे बहुत से साधन हैं, बहुत से तरीके हैं। अगर अभय चौटाला जी इनके ऊपर विचार करके अपना रोड मैप के रूप में या विजन के रूप में ये पब्लिक के सामने पेश करें तो मेरे हिसाब से तो अभय चौटाला जी के लिए आने वाला टाइम गोल्डन टाइम हो सकता है। 4 साल ज़्यादा नहीं होते, हरियाणा की जनता उनका साथ देगी और आने वाले टाइम में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, जरूर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन अगर वो पब्लिक को, हरियाणा की जनता को ये अपना विजन पेश करते हैं कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, अपराध को खत्म करूंगा, बेरोजगारी को दूर करूंगा, तो इस तरीके से करूंगा तो इसका पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा दोस्तों। खैर चलिए, अब ये तो अभय चौटाला जी ने देखना है कि वो किस तरह की राजनीति करते हैं, कैसे करते हैं। बाकी मुझे जो समझ में आया मैंने आप लोगों को बता दिया, बाकी अभय चौटाला जी जाने या फिर उनकी इनेलो जाने। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ तो आपसे प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों मेरे वीडियो को हाइप जरूर करें ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो हो। और इसके साथ ही चलते चलते निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके सामने लाता रहूँ। आपने मेरा ये वीडियो देखा इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।